जय हिंद। 12th क्लास। पिछले वीडियो में अपन ने अक्षीय स्थिति पढ़ ली थी। अब इसमें बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति की। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या निगमित कीजिए। ठीक है, काफी बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए मैंने आपको चित्र यहाँ पर बना रखा हुआ है। देखिए, तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ये देखिए, ए बी विद्युत द्विध्रुव है। ये हालांकि मैं आपको जब परिभाषाएं बताई हैं पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति की, तब मैंने आपको ये बता दिया था क्या कहाँ पर अक्षीय स्थिति होती है, कहाँ निरक्षीय स्थिति होती है। ठीक है, तो ए बी हमारा विद्युत द्विध्रुव है, तो अपन इसमें लिखेंगे माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए बिंदु P पर एकांक धन आवेश की कल्पना कर लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं बिंदु P पर धन आवेश रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अपन। देखिए, यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस माना हुआ है। प्लस प्लस समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर उधर भाग रही होगी। तो इसी को आप स्केल से बिल्कुल सीधा मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी को, ये जो कर्ण दिखाई दे रहा था समकोण त्रिभुज जैसा बन रहा है, इसी भुजा को सीधा आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं E1। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, बिल्कुल सीधा इस तरफ की ओर कर्ण वाली भुजा पे। ठीक है, चलिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मानेंगे। ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर बिंदु P पर अपन ने क्या माना हुआ है, धनावेश रखा हुआ है, तो ये इसको आकर्षित करेगा। यानी जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो नीचे की ओर, इसकी ओर आकर्षित हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन E2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, E2। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ऊपर की ओर इस तरफ, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 नीचे की ओर होगी। ठीक है, चलिए, तो यही लिखने वाले हैं, फिर से सुन लीजिए क्या लिखने वाले हैं। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए बिंदु P पर एकांक धन आवेश की कल्पना कर लेते हैं। चलिए अब निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी है। कितनी मानी है, E1। तो E1 बराबर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डैश लगा के छोड़ेंगे, उसके नीचे लिखेंगे E1 बराबर पुराना सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। चलिए दूरी चित्र में से देखते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालनी है। प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा हुआ है, A पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है, P पर। यानी दूरी होगी A से लेकर P तक, यानी दूरी स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। ये हो गया AP का स्क्वायर। यानी अब अपने को AP स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। AP स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, AP इधर वाले का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, उस तरफ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये लंबवर्धक होता है। लंबवर्धक यहाँ पर कोण बनाएगा 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री, यानी उस तरफ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। नाम दे सकते हैं POA या AOP। अपने को आधार का मान दिया है लंब, आधार का मान दिया है L और लंब का मान दिया हुआ है R। कर्ण का मान निकालना है। यही दिख रहा है समकोण त्रिभुज, तो ये लिखा समकोण त्रिभुज POA में प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है AP, यानी AP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है R, तो R का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है L, तो L का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर का मान कितना आ गया, AP स्क्वायर का मान आया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसलिए E1 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर की जगह, AP स्क्वायर की जगह कितना आया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया AP स्क्वायर की जगह मान।
मात्रक लिख दे, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलाम। समीकरण नंबर 1 बना दें और दिशा लिख दें। दिशा देखिए E1 ऊपर की ओर जा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी दिशा होगी AP, दिशा होगी AP। ठीक है, अब यहाँ पर एक मान और निकालने वाले, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर कड़ी चढ़ जाएगी, यानी AP बराबर आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाला मान सिर्फ चित्र में लिखने के लिए निकाला है, तो AP बराबर आया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ चित्र में लिखने के लिए ये मान निकाल लिया अपन ने। चलिए, तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो नीचे लिखेंगे तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर, आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। तो माइनस क्यू कहाँ पर रखा हुआ है, बी पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है पी पर, यानी दूरी होगी बीपी, तो दूरी का स्क्वायर यानी बीपी का स्क्वायर। चलिए अब बीपी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो इधर भी ध्यान से देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, इस तरफ वाला POB समकोण त्रिभुज बन रहा है। लंब का मान R है, आधार का मान L, कर्ण का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है BP, कर्ण का स्क्वायर यानी BP स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है R तो R का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है L तो L का स्क्वायर। आ गया BP स्क्वायर का मान रख देते हैं, यानी इसलिए E2 बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर की जगह कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मात्रक लिख दें, क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। समीकरण नंबर 1 के बाद 2 बन गया। ठीक है, दिशा देख लेते हैं, दिशा नीचे की ओर आकर्षित करेगा, यानी P से B की ओर, P से B की ओर दिशा। ठीक है, अब यहाँ से एक मान और निकाल लेते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगी कड़ी, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस पे कड़ी चढ़ गई। तो ये वाला मान चित्र में लिखने के लिए BP बराबर आया अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसी के जैसा आया। क्यों, क्योंकि भुजाएं तो समान थी, लंब था R और आधार दोनों में L था, इसलिए समान आ गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अच्छी स्थिति में E1 में से E2 घटा दिया था, इसमें देखो दिशाएं अलग अलग हैं, घटाना पड़ेगा, जोड़ तो सकते नहीं, घटाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है, अगर आप घटाओगे देखो जितना E1 का मान है उतना ही E2 का मान है, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये इसको काट देगा, 0 आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर उत्पन्न होती है, तो 0 नहीं हो सकता। यानी कि जो अच्छी स्थिति में किया था E बराबर E1 माइनस E2 जो किया था, उस तरीके से अब नहीं निकाली जा सकती है। तो अब दूसरे तरीके से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकाली जाएगी वो सुन लो यहाँ पर। तो अपन लिखेंगे कि चूंकि E1 और E2, E1 व E2 परिमाण में समान है, परिमाण में समान है और दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, इसलिए E1 व E2 को उनके अवयवी घटकों में वियोजित कर लेते हैं। E1 व E2 को उनके अवयवी घटकों में वियोजित कर लेते हैं। ये सब इसके नीचे लिखेंगे, समीकरण 2 के नीचे से लिखेंगे। चूंकि E1 व E2 परिमाण में समान हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए E1 और E2 को E1 व E2 को उनके अवयव, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को उनके अवयवी घटकों में वियोजित कर लेते हैं। ठीक है, 2 तरीके के घटक होते हैं किसी भी चीज के, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा, नीचे की ओर जाएगा तब भी ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा, लेकिन जमीन के समानांतर रहेगा तो क्षैतिज घटक कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर, और साइन के पदों में होते हैं,
साइन थीटा के पदों में, क्षैतिज घटक जमीन के समानांतर होते हैं, कॉस के पदों में होते हैं। चलिए देखिए तो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर होगा क्योंकि E1 ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस पर बनाएंगे, इस वाली लाइन पर, R वाली पर, ठीक है, लंब वाली पर। तो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक होगा ऊपर की ओर, क्यों? क्योंकि E1 ऊपर की ओर जा रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है इसलिए। तो E1 का ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 साइन थीटा। थीटा कोण है, यहाँ पर कोई कोण बना लेंगे थीटा, तो E1 साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसी का E1 का क्षैतिज घटक इसके समानांतर होगा विद्युत द्विध्रुव के, इस तरफ बना सकते हैं या इस तरफ बना सकते हैं, मैं इस तरफ बना रहा हूँ इसी के समानांतर, ठीक है। आप स्केल से खींच लोगे इसको, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, ठीक है। तो E1 के क्षैतिज E1 का ऊर्ध्वाधर घटक बराबर लिखेंगे E1 साइन थीटा, वेक्टर लगाएंगे E1 के ऊपर, और नीचे E1 का क्षैतिज घटक बराबर लिखेंगे E1 cos थीटा, ठीक है। अब ऐसे E2 कहाँ की ओर आ रहा है? नीचे की ओर, इसलिए इसका ऊर्ध्वाधर घटक भी नीचे की ओर आएगा और साइन के पदों में होगा, तो होगा E2 साइन थीटा, होगा नीचे की ओर। क्षैतिज घटक इसी के समानांतर रहेगा, तो ये हो गया यहाँ पर E2 cos थीटा। तो नीचे लिखेंगे E2 का ऊर्ध्वाधर घटक बराबर E2 साइन थीटा और E2 का क्षैतिज घटक बराबर E2 cos थीटा हो गया यहाँ पर। तो E1 और E2 को उनके अवयवी घटकों में वियोजित कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, E1 साइन थीटा, जितना E1 है उतना ही E2 था, जितना E1 है इतना ही E2 है। और देखिए E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, E2 साइन थीटा नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? दूरी समान है, प्लस Q से बिंदु P की दूरी समान, माइनस Q से बिंदु P की दूरी समान, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी जितनी ताकत से ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा उतनी ही ताकत से ये इसको आकर्षित कर रहा होगा। तो दिक्कत ये आई, E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, E2 साइन थीटा नीचे की ओर, दिशाएं अलग अलग हैं लेकिन मान समान हैं। मान कैसे हैं? एक समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। यानी दोनों ऊर्ध्वाधर घटकों के कारण बिंदु P पर कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि E1 साइन थीटा और E2 दोनों ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, फुल स्टॉप। तो ये तो कट गए, निष्फल कर दिया, जीरो। तो अब कौन से घटक बचे? क्षैतिज घटक। देखो एक ही दिशा में, तो जबकि दोनों क्षैतिज घटक एक ही दिशा में हैं, कैसी हैं? एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो अतः बिंदु तो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, किसके कारण आएगी? सिर्फ दोनों क्षैतिज घटकों के कारण, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक तो कट गए। यानी बिंदु P पर जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्षैतिज घटकों के कारण उत्पन्न होने वाली है, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते, तो E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यही होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि एक ही दिशा में है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 के मान निकाल चुके हैं, रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलो रख दो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए इस तरफ देख लो, तो E बराबर मान रखे क्या है? E1 का मान कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रख दिया E1 की जगह, cos थीटा ऐसा ही, प्लस अब E2 का मान कितना आया? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में नहीं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। E2 का मान रखा, cos थीटा ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा। देखिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भिन्न है, कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके, पर एलसीएम लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों?
क्योंकि जितना ये है उतना ये समान है और दोनों के बीच में प्लस है, जुड़ जाएंगे। एक और एक कितने हो जाएंगे? 2। यानी E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक और एक 2, 2Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। ये 2 को आप कहीं पर भी लिख सकते हो, चाहे तो 2 को आगे लिख दो या 2 को यहाँ लिख दो या 2 को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक और एक 2, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, समीकरण नंबर 3 के बाद बन दिया समीकरण नंबर 4, बन गया समीकरण नंबर 4। बात कर लेते कॉस थीटा की। समीकरण 4 इसीलिए बनाया है क्योंकि कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसी से भी मान निकाल सकते हैं। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक उधर और एक इधर, दोनों में मान तो समान है, जितना लंब का मान इधर वाले में है उतना इधर वाले में, आधार भी समान, कर्ण भी समान। कोई भी समकोण त्रिभुज ले ले। तो यहाँ लिखा मैंने समकोण त्रिभुज POA में कॉस थीटा लगा दे। कॉस थीटा लाल बटे कक्का से, 10th क्लास का सूत्र, लाल बटे कक्का से कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार का मान L बटे कर्ण का मान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गया कॉस थीटा का मान। ये वाला मान उठाकर कहाँ रख दे? समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में रखने पर चलिए रख दे। तो E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये ऐसा ही कॉस थीटा की जगह L अपॉन √ में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऐसा ही इनटू में L अपॉन, देखिए करड़ी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, करड़ी हटा रहे हैं, करड़ी की घात कुछ नहीं तो 2 होती है, तो करड़ी हटाएंगे तो घात 1/2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे कहीं लिखा करड़ी 5, करड़ी की घात कुछ नहीं है तो 2 मानी जाती है, तो करड़ी हटाओगे तो 5 की घात 1/2। कहीं लिखा करड़ी 3, करड़ी की घात कुछ नहीं है तो 2 मानी, मान लो यहाँ पर लिखा है 5 तो ये हो जाएगी 3 की घात 1/5। यानी करड़ी हटाते हैं तो जो करड़ी की घात होती है वो भाग में भिन्न के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो ये तो करड़ी का नियम है, 9th-10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा। इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही, ऊपर का गुणा ऊपर, 2Q का गुणा L में, तो लिख सकते हैं Q इंटू 2L बटे नीचे का गुणा नीचे, इसका गुणा इसमें। देखिए समान संख्याएं हैं, गुणा है में है, इसकी घात कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात, इसकी घात 1 और इसकी घात आधी, 1 और आधे को जोड़ोगे एलसीएम लेकर 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए Q इंटू 2L, ये सूत्र बन गया किसका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यही साइड में लिख देंगे, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है कि नहीं होता? P बराबर Q इंटू 2L। चलिए रख देते हैं। तो E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L की जगह P अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, चलिए अब तुलना करेंगे किसकी? R और L की। तो R बहुत बड़ा होता है किसकी तुलना में? L की तुलना में, या L बहुत छोटा होता है R की तुलना में। तो चूंकि L बहुत 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 छोटा है R की तुलना में, इसलिए L को नगण्य मानने पर, तो L को नगण्य मानेंगे, L की जगह 0 रख देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, और L की जगह कितना? 0, तो L की तो 0 हो गया, 0 में R स्क्वायर जोड़ोगे R स्क्वायर की घात 3/2, ऐसा ही हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R की घात Q, यही आ गया। तो ये आ गई निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक लिख देते हैं। मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत। दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, या इस तरफ माना हुआ है, देखो इस तरफ माना हुआ है इसलिए इसकी दिशा इधर हो जाएगी, ए से बी की ओर, ए बी दिशा इधर ही मानी है, ए बी दिशा, कौन दिशा, ए बी दिशा में, ठीक है, ए बी दिशा में ये आ गया। अब कौन सी पद्धति की बात कर लें, एएसआई पद्धति में, सॉरी एएसआई पद्धति का तो आ गया, ये सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 होता है, तो 1 रख दें, तो ई बराबर पी अपॉन में आर क्यू, मात्रक लिख देंगे, क्या होता है, डाइन प्रति स्थित कूलाम, डाइन प्रति स्थित कूलाम, दिशा इधर की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर दिशा में, ठीक है, ए से बी की ओर होगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर नहीं होगी, वो गलत बोल दिया है, वो विद्युत किसकी होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की होती है, ठीक है। तो इसकी दिशा कहाँ है, ए से बी की ओर, इधर ही की ओर भाग रही, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए तो ये हो गई हमारी कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक थे दोनों ही, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये आपसे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अभी ये पीछा नहीं छोड़ने वाले, आगे के चैप्टरों में भी ये मिलने वाले हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति फिर से मिलने वाले। इतना आप लोग पढ़िए, अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।